गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड पेपर के सोशल साइकोलॉजी का लीडरशिप वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने नेता के कार्य कर लिए थे। नेता के कार्य के बाद हम नेतृत्व के सिद्धांत कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के संबंध में एक मुख्य समस्या यह है कि क्यों कुछ व्यक्ति अधिकांश परिस्थितियों में नेता बन जाते हैं और कुछ व्यक्ति नहीं बन पाते। दूसरी समस्या यह है कि सत्तावादी प्रवृत्ति तथा प्रजातांत्रिक प्रवृत्ति जन्मजात होती है या अर्जित है। और तीसरी समस्या यह है कि क्यों एक व्यक्ति एक परिस्थिति में प्रभावशाली और दूसरी परिस्थिति में प्रभावहीन नेता सिद्ध होता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया है, जिनमें महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फर्स्ट है पारस्परिक प्रतिक्रिया सिद्धांत। यह सिद्धांत सीलगुण सिद्धांत के तथा परिस्थिति सिद्धांत के समाकलन है। सीलगुण सिद्धांत नेतृत्व को वंशागत या जन्मजात मानता है, जबकि परिस्थिति सिद्धांत इसे परिस्थिति का परिणाम समझता है। लेकिन पारस्परिक क्रिया सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व वास्तव में सीलगुण तथा समय यानी परिस्थिति दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उभरने में एक ओर उनके व्यक्तित्वशील गुण और दूसरी ओर इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों का हाथ था। अपने व्यक्तिगत शील गुण तथा विशेष परिस्थितियों के बीच पारस्परिक क्रिया के उपरांत वे नेता के रूप में उभर सके। यही बात अन्य नेताओं के साथ लागू होती है। जेनिक्स 1950 ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और बताया कि नेतृत्व का विकास के लिए उसमें व्यक्तित्वशील गुणों तथा विशेष परिस्थितियों का होना जरूरी है। उनके अनुसार किसी समुदाय का कौन सदस्य नेता होगा, यह पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। पारस्परिक व्यवहार में जो सदस्य अधिक निपुण तथा कुशल प्रमाणित होता है, वह नेता बन जाता है और शेष अनुयायियों के रूप में रह जाते हैं। पारस्परिक व्यवहार के दृष्टिकोण से नेता तथा अनुयायियों में अंतर होता है, जो उनके व्यक्तित्वशील गुणों में अंतर का परिणाम होता है। पर्याप्त तथा अनुकूल शील गुण रखने वाला व्यक्ति परिस्थिति का लाभ उठाकर नेता बन जाता है। पारस्परिक क्रिया सिद्धांत को संपादन दृष्टिकोण या संपादन सिद्धांत भी कहते हैं। हॉलैंडर 1985 ने कहा कि नेता के विकास या उसके उत्पत्ति में अनुयायियों का रोल या भूमिका पर न तो शीलगुण सिद्धांत और न ही परिस्थिति सिद्धांत प्रकाश डालता है। इस कमी को संपादन सिद्धांत पूरा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार नेता कौन होगा, यह बात एक और उनके अनुयायियों के विचार और मनोवृत्ति पर निर्भर करती है और दूसरी ओर इस बात पर निर्भर करती है कि नेता अपने अनुयायियों के विचारों तथा व्यवहारों में अपने विचार तथा व्यवहार में कहाँ तक परिमार्जन लाता है। यह सिद्धांत नेतृत्व की उत्पत्ति तथा विकास की व्याख्या करने में काफी सफल है, लेकिन यह सिद्धांत नेतृत्व प्रभावशीलता की व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए यह सिद्धांत नेतृत्व के सभी दिशाओं की व्याख्या करने में सफल नहीं है। उसके बाद आता है नेतृत्व प्रभावशीलता तथा फिडलर का प्रासंगिकता सिद्धांत। नेतृत्व प्रभावशीलता का अर्थ समूह की उत्पादकता तथा समूह की संतुष्टि से है। जो समूह है जितना ही अधिक उत्पादक होता है तथा सदस्यों में जितना ही अधिक संतुष्टि होती है, उस समूह का नेतृत्व उतना ही अधिक प्रभावशील समझा जाता है। फिडलर ने
नेतृत्व प्रभावशीलता के प्रासंगिकता सिद्धांत का निर्माण किया 1964 और 1971 में। उनके सामने मुख्य समस्या ये थी कि नेतृत्व की प्रभावशीलता नेतृत्व के प्रकार पर निर्भर करती है या परिस्थिति पर। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है, उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि कोई व्यक्ति अधिक प्रभावशाली नेता होगा या कम प्रभावशील, इसका निर्धारण परिस्थिति द्वारा होता है या नेतृत्व के प्रकार द्वारा। उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नेतृत्व की प्रभावशीलता को निर्धारित करने में नेतृत्व प्रकार तथा समूह परिस्थिति दोनों का हाथ होता है। समूह परिस्थिति या समूह की मांगों तथा समूह के लक्ष्यों से ये बात निर्धारित होती है कि किस प्रकार का नेता सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए नेतृत्व की प्रभावशीलता और भविष्यवाणी के लिए नेतृत्व प्रकार और नेतृत्व परिस्थिति दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद आता है परिस्थिति विशेषताएं। फिडलर के अनुसार कौन प्रभावशाली नेता होगा, ये इस बात पर आधारित है कि समूह परिस्थिति किस हद तक उसके अधिकार या उसके प्रभुत्व की स्वीकृति के पक्ष में है, जिससे नेता के लिए परिस्थिति की अनुकूलता निर्धारित होती है। इसके लिए 3 कारक महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है नेता समूह संबंध। जब नेता तथा समूह के सदस्यों के बीच अनुकूल संबंध होता है तो ऐसी परिस्थिति में नेता अधिक प्रभावशाली प्रमाणित होता है। समूह के सदस्य उसे पसंद करते हैं, सम्मान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जिसके कारण नेतृत्व की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। यदि समूह के सदस्य उसे पसंद नहीं करते हैं तो उस नेता पे विश्वास नहीं रहता, उसे नेता बनाने में संकोच महसूस करते हैं, वह प्रभावहीन नेता बन जाता है। दूसरा पॉइंट है कार्य संरचना। जब समूह का कार्य संरचित होता है तो और उस कार्य को सफलतापूर्वक करने की मांग स्पष्ट होती है तो नेतृत्व करना आसान हो जाता है और नेता के प्रभावशाली होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरी ओर जब समूह का कार्य असंरचित होता है और कार्य की मांगें अनिश्चित और अस्पष्ट होती है तो नेतृत्व करना कठिन होता है। तीसरा पॉइंट है नेतृत्व में अंतर्निहित शक्ति। जब नेता का समूह द्वारा स्वीकृत अधिकार या शक्ति अधिक होती है तो नेतृत्व करना सरल हो जाता है तथा उसके सफल एवं प्रभावशील नेता होने की संभावना अधिक रहती है। फिडलर के अनुसार सफल तथा प्रभावशील नेतृत्व के लिए अधिकतम अनुकूल परिस्थितियां वे हैं जहां नेता और समूह के बीच अच्छा संबंध है, समूह का कार्य स्पष्ट तथा नेता को पर्याप्त स्वीकृत अधिकार या शक्ति प्राप्त हो। उसके बाद आता है नेतृत्व प्रकार। फिडलर के अनुसार सफल तथा प्रभावशील नेतृत्व के लिए समूह परिस्थिति के साथ साथ नेतृत्व के प्रकार पर भी विचार करना जरूरी है, जिनमें 2 प्रकार प्रमुख हैं, कार्य अभिमुख नेतृत्व और समूह अभिमुख नेतृत्व। कार्य अभिमुख नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता की मुख्य रुचि कार्य पूरा करने में होती है, वह किसी भी मूल्य पर समूह कार्य संपन्न करने का प्रयास करता है। दूसरा समूह अभिमुखी नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता मुख्य रूप से सदस्यों की संतुष्टि तथा भावनाओं में रुचि रखता है और सदस्यों को संतुष्ट रखने का प्रत्येक संभव प्रयास करता है। कार्य अभिमुखी तथा समूह अभिमुखी नेतृत्व के में फिडलर ने नेतृत्व को मापने के लिए एक द्विध्रुवीय मापनी का निर्माण किया। इस मापनी को सबसे कम पसंद किए जाने वाले सहकर्मी मापनी कहते हैं। फिडलर के अनुसार जो नेता इस मापनी पर अधिक अंक प्राप्त करता है वह समूह अभिमुखी नेता और जो सदस्य वह संतुष्टि को प्रथम स्थान तथा समूह कार्य संपादन को दूसरा स्थान, उससे पहले करने और आदेश देने की बीमा गुण तथा विचार करने की बीमा प्रधान होती है। दूसरी ओर जो नेता इस मापनी पर कम अंक प्राप्त करता है वह कार्य अभिमुखी नेता होता है। वह कार्य संपादन को प्रथम स्थान और सदस्य की संतुष्टि को दूसरा स्थान देता है। उसमें विचार करने का बीमा गुण तथा पहल करने एवं आदेश करने की बीमा होती है। उसके बाद आते हैं इस विधि के गुण, सिद्धांत के गुण।
ये सिद्धांत कई प्रयोगात्मक प्रमाणों पर आधारित है। दूसरा है, इस सिद्धांत में प्रमाणीकरण का गुण पाया जाता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किया है। सीम ने बताया कि इस सिद्धांत का एक गुण यह है कि इस सिद्धांत नेतृत्व के 3 आवश्यक तत्वों अर्थात नेता, अनुयायी तथा कार्य पर पूरा ध्यान देता है। इन तीनों ही तत्वों से ज्ञात होता है कि व्यक्ति के नेतृत्व प्रकार में परिवर्तन लाना कठिन है। टर्नर ने 1981 में बताया कि यह सिद्धांत नेतृत्व प्रभावशीलता में काफी सफल है। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत एक और उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जहाँ कार्य अभिमुख नेता के सफल होने की संभावना अधिक होती है, और दूसरी ओर उन परिस्थितियों की चर्चा करता है जहाँ समूह अभिमुख नेता के सफल होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद है इस सिद्धांत के दोष। मिशेल ने बताया कि यह सिद्धांत कार्य अभिमुख व्यक्ति तथा समूह अभिमुख व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों को निर्धारित करने में पूरी तरह सफल नहीं है। दूसरा है, कूपर ने 1979 में बताया कि परिस्थिति के अनुकूलता के मात्रात्मक माप के लिए कोई वस्तुनिष्ठ विधि उपलब्ध नहीं है, जिस कारण इस सिद्धांत की वैज्ञानिकता घट जाती है। इस सिद्धांत का एक गंभीर दोष यह है कि नेतृत्व प्रभावशीलता पर परिवर्तनशील परिस्थिति